मॉर्निंग ट्रेडर्स, पिनेकल ट्रेनिंग आइकन में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। लोगों को कैंडल्स में और कई लोग जो इस ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनको कैंडल्स में बड़ी परेशानी होती है और वो समझना चाहते हैं कि कैंडल कैसे काम करती है, या फिर ऐसे बोलो कि कैंडल बेस ही है आपका पूरा चार्ट पैटर्न्स का, मार्केट, शेयर मार्केट का। और जितने भी लोग ट्रेडिंग में आते हैं उनको सबसे पहला जो उनका सामना होता है वो कैंडल्स ही होती है। तो कैंडल्स के बाद आपके पास कोई प्राइस एक्शन बनेगा, फिर कोई इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर काम करेंगे, ये चाहे कोई वेव बोलो, कुछ भी आपका वो सब कैंडल्स के बाद ही बनेगी। इसका मतलब जो बेस होगा वो कैंडल्स ही है। तो कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर कैंडल को समझ पाएंगे तो शायद हम चार्ट के मूवमेंट को या किसी प्राइस एक्शन को या चार्ट के मूवमेंट को हम समझ पाएंगे। तब हमारे लिए कैंडल को समझना बहुत जरूरी होता है। उसी के ऊपर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, उसी के ऊपर ऑसिलेटर लगाएंगे, लेकिन बेस क्या है? बेस तो कैंडल ही है। तो जो लोग नए लोग हैं या लोग जो पुराने लोग भी है, जिनको 20 साल हो चुके, 10 साल हो चुके, और वो चाहते हैं कि हम एक्सपर्टीज करें, तो वो एक्सपर्टीज किस में करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। वो एक्सपर्टीज करते हैं किसी ऑसिलेटर में, किसी इंडिकेटर में, किसी प्राइस एक्शन में, किसी एन वेव में, इनमें एक्सपर्टीज करते हैं। और उनका जो बेस क्लियर नहीं होता वो आपका कैंडल का बेस है। अगर आपका कैंडल का बेस ही क्लियर नहीं है तो उस केस में कोई भी ऑसिलेटर, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी एन वेव, चाहे वो एलियट वेव भी हो, काम नहीं करेगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि कम से कम अपनी कैंडल्स को क्लियर कर लें। कैंडल्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से एक या दो चीज आज हम कवर करेंगे। तो चलिए कैंडल को देखते हैं क्या होती है। हमें ये तो पता है कि कैंडल्स प्राइस के मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, प्राइस के मूवमेंट को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे चार्ट के ऊपर आपको तीन तरह की कैंडल दिखाई देती हैं। पहली जो कैंडल है वो कौन सी है? ग्रीन कैंडल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, देखो, ग्रीन कैंडल आपके पास ऊपर की तरफ जाती है, दैट मीन्स किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है। दैट मीन्स यहां से यहां तक स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, अगर मैंने ग्रीन कैंडल बनाई है, सपोज यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई है, इसका मतलब अगर स्टॉक का प्राइस 100 था और यहाँ पर जाके 110 हो गया, तो इसका मतलब 10 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने लिया है, उस पर्टिकुलर स्टॉक ने लिया है। या ऐसे बोले कि मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉक को अपने पास से हटा देता हूँ, यहाँ पर बाय करता हूँ और यहाँ पर हटा देता हूँ, तो मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। अब कई लोगों को ये भी इश्यू होता है कि 10 पॉइंट के प्रॉफिट का क्या मतलब है। ये समझ लीजिए, 10 पॉइंट अगर आपको मिले हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी क्वांटिटी से। अपनी क्वांटिटी से जितनी आपने ली है वो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने क्या किया, मेरा स्टॉक का प्राइस है 100 और मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की है? 10। तो कितना हो गया मेरा? ये हो गया आपके पास 1000, राइट है। और यहाँ पर मार्केट कितना गया? 100 रुपए से चला गया 110 रुपए, राइट। अगर मैं इसको करता हूं यहाँ से 10 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी, केवल स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट बढ़ा है, तो ये कितना हो गया? 1100। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितना हो गया मेरे को? यहाँ पर डिफरेंस कितना मिला? अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालता हूँ तो वो बनता है 100 रुपए। तो मेरे को 100 रुपए का फायदा हो गया। ऐसी को हम अगर चार्ट पैटर्न पे बोलेंगे या चार्ट के ऊपर बोलेंगे, तो मैं बोलता हूँ अगर ये स्टॉक मैंने यहाँ से 100 रुपीज में खरीदा और यहाँ पर 110 में इसको बेच दिया, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है उतनी क्वांटिटी का आपको फायदा हो जाएगा। तो इस केस में आपको 100 रुपीज का फायदा हो गया। उसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस भी इंक्लूड होंगी। अगर आपने 100 रुपए लिया है तो लगभग लगभग आपका 20 से 30 रुपए आपकी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो इसमें 70 रुपीज आपको बच जाएंगे। बहुत सारे आपके चार्जेस और भी होते हैं, वो सारे चार्जेस अगर मिला दिए जाए तो अराउंड 30 रुपीज आपका बनता है। तो 100 में से 30 रुपए आपने ब्रोकरेज दी और बाकी 70 रुपीज आपको मिल जाते हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं दिन के 100 रुपए कमाना चाहता हूं, अगर मैं दिन के 100 रुपए कमाना चाहता हूं, तो मेरे को 100 रुपए नहीं कमाने, मेरे को इसकी बजाय 130 रुपीज कमाने हैं, जिससे 30 रुपीज ब्रोकरेज चली जाए और मेरे पास 100 है जो कि प्रॉफिट होगा। 100 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज
ब्रोकरेज चली जाएगी। अब एक केस को और यहाँ पर डिस्कशन में आते हैं, फिर कैंडल के ऊपर आते हैं। केस आपके पास ये है कि अगर मैं ये चाहता हूं, लोग ये तो बोलते हैं कि मेरे को दिन के 5,000 रुपए चाहिए, दिन के 1,000 रुपए चाहिए, दिन के 500 रुपए चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक कितने सेलेक्ट करने हैं, आपकी यहाँ पर एक्सपर्टीज कितने पर होनी चाहिए। ये पॉइंट शायद समझ ना पा रहे हो, लेकिन समझ जाइए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को दिन के 1,000 रुपए चाहिए, तो उसके लिए मैं कितने स्टॉक के साथ में काम करूं जिससे मेरे 1,000 रुपए बन जाएं दिन के, ये जरूरी है। और अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हम 1,000 रुपए कमाने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो मैं अपना मार्केट के अंदर रिस्क बढ़ा रहा हूँ। ये 1,000 रुपए आप 25 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करके कमा सकते थे। जैसे अगर मेरे को 1,000 रुपए चाहिए, तो देखिए कैसे कम सकते हैं 1,000 रुपए। अगर मेरे को यहाँ 1,000 रुपए चाहिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 25 क्वांटिटी बाय करता हूँ। आप चेक कर लीजिए, 25 क्वांटिटी, मैंने 500 क्वांटिटी नहीं ली है, 25 क्वांटिटी ली और इसको 5 पॉइंट का मूवमेंट दिया। ठीक है, 5 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो आप चेक कीजिए मेरे पास पैसे बनते हैं 125 रुपीज। डन है। और अगर मैं ऐसे ऐसे दिन के 10 ट्रेड लेता हूं, अगर मैं दिन के 10 ट्रेड लिए, तो मेरे पास यहाँ पर जो टोटल बनेगा वो कितने बनेंगे, 1,250 रुपए। राइट। इनमें से 250 रुपए आप ब्रोकरेज निकाल दीजिए, 250 रुपए ब्रोकरेज निकाल दीजिए, तो आपके पास 1,000 रुपए बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1,000 रुपए निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास 25 क्वांटिटी मैक्सिमम है जिनसे मैं आराम से 8-10 ट्रेड दिन के करके अपने 1,000 रुपए निकाल सकता हूं। सिंपल। अगर मैं यहाँ से 500 रुपए निकालना चाहता हूं, आप चेक कीजिए, 500 रुपए निकालने के दो तरीके। अगर आप यहाँ से 500 रुपए अपना टारगेट रखना चाहते हैं दिन का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो तरीके हैं। या तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए, या तो यहाँ से क्वांटिटी को कम कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दीजिए। आपने यहाँ से 10 ट्रेड लिए हुए, सीधा हाफ करिए। हाफ करेंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल 500 रुपए पे आ जाएंगे, और 500 रुपए पे अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब दिन के 500 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 500 रुपए कमाने के लिए आपको कम से कम 100-150 रुपए एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे, 600-650 रुपए कमाने पड़ेंगे, जिससे ब्रोकरेज निकल जाए और उसके बाद 500 रुपए आपके हाथ में आए। ये हो सकता है। तो इसका मतलब, अगर हम बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जो भी आप करना चाहते हो, तो अगर आप 1,000 रुपए भी करना चाहते हो, तो आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी क्वांटिटी से भी आप 1,000 रुपए निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकलते हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर 100 ट्रेड दिन के लेता हूँ, और अगर मैं इसको 5 पॉइंट पे काटता हूँ, सेम बात है। अगर आप कम में रखेंगे, ज्यादा में रखेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ से 5 क्वांटिटी लीजिए और 5 पॉइंट का मूवमेंट दीजिए, तो कितना हो गया आपके पास। और क्लियर कर लेते हैं इसको। 5 क्वांटिटी, 5 पॉइंट का मूवमेंट, ये हो गया 25 रुपीज। राइट है। अगर ऐसे ऐसे में 10 ट्रेड लेता हूं, तो कितना हो गया, लगभग 250 रुपए। इसका मतलब 5 क्वांटिटी पे मेरे 250 रुपए बन सकते हैं, अगर 10 ट्रेड में लेता हूं। इसी की जगह पर अगर मैं 10 क्वांटिटी कर देता हूं और यहां से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे 50 रुपए बनते हैं, और 10 क्वांटिटी में, 10 ट्रेड में आपके 500 रुपए बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ से 20 करता हूँ, तो 20 में भी मेरे पूरे 1,000 रुपए बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, अब ये समझिए, अगर मैं यहाँ से 50 क्वांटिटी करता हूँ, या 100 ले लीजिए, 100 क्वांटिटी करी है और आप 5 पॉइंट का मूवमेंट लेते हो, तो 500 रुपए बनते हैं आपके। और अगर इसको 10 ट्रेड लेते हो टोटल, तो आपके 5,000 रुपए बनते हैं। इसका मतलब, अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूं, और हर एक में 5 पॉइंट का मूवमेंट, आप चेक कीजिए, हर एक में 5 पॉइंट का मूवमेंट है, हर एक में आपको 5 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ में 5 पॉइंट का मूवमेंट लेता हूं, तो भी मेरे 5,000 रुपए बन सकते हैं। तो क्यों मैं 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूं, या 1,000 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 1,000 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, और हर एक में 5 पॉइंट लेते हैं, तो इसका मतलब आप 5,000 रुपए एक ट्रेड के साथ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं, तो आप 50,000 रुपए दिन के बनाने की कोशिश कर रहे हैं इक्विटी से, जिसके लिए आप 1,000 क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं।
जो कि एक रिस्की ट्रेड है, बहुत रिस्की ट्रेड है। तो आप इसको ना करके कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपने 50 यहाँ पर कमाए तो आप चेक कीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास एक अच्छे अमाउंट के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे मतलब 8-10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं महीने के, जो कि गलत है। आपको ये नहीं करना चाहिए, बाद में जब एक्सपर्टीज हो जाए तब चाहिए उसमें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई मार्केट के अंदर कितनी कैंडल्स होती हैं और कैसे आप नए लोग इसके अंदर इस कैंडल्स को समझ सकते हैं। तो देखिए, जो कैंडल्स होती है वो आपके मार्केट में प्राइस का मूवमेंट प्रिडिक्ट करती है, या प्राइस का मूवमेंट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस हमें बताती है। तो अगर मैं कोई ग्रीन कैंडल की बात करता हूं, तो ग्रीन कैंडल हमेशा कैसे चलती है? ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, रेड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राइस का मोमेंट प्रिडिक्ट करती है। इसका मतलब ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया है या प्राइस बढ़ा है, और रेड कैंडल का मतलब प्राइस गिरा है, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी एंटिटी का प्राइस यहाँ पर गिरा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर आपको 3 तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। पहली कैंडल कौन सी है? जो ग्रीन है। दूसरी कैंडल कौन सी है? जो रेड है। और तीसरी कैंडल जो आधी अधूरी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो 3 तरह की कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल और एक आधी अधूरी कैंडल। अगर इसे प्राइस के हिसाब से समझते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ग्रीन कैंडल में स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, रेड कैंडल में स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आता है, और ये जो आधी अधूरी कैंडल है इनमें ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह रुका हुआ है। राइट। तो इसका मतलब हम और कैसे बात कर सकते हैं इसको? अगर ग्रीन कैंडल की बात करता हूं तो इसमें बायर का प्रेशर होता है, मतलब बायर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। रेड कैंडल में सेलर का प्रेशर होता है, वो नीचे ला रहे होते हैं। और जो आधी अधूरी कैंडल होती है उनमें सेलर का प्रेशर और बायर का प्रेशर इक्वल होता है। तो इसका मतलब ना तो मार्केट नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, तो इसलिए आधी अधूरी कैंडल बनती है। जिनको आप दो चीज का दाम देते हो इनको बोलते हैं दो चीज। तो ये आप समझ सकते हो। तो मार्केट में किसी भी चार्ट के ऊपर 3 ही तरह की कैंडल आपको दिखाई देंगी, एक होगा ग्रीन कैंडल, एक होगा रेड कैंडल और एक होगा आधी अधूरी कैंडल, जिसको हम न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं, या फिर आप इन्हें दो चीज का भी नाम दे सकते हैं। दो चीज भी अलग अलग टाइप की है, न्यूट्रल कैंडल अलग अलग टाइप की है, उनको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इन कैंडल्स को समझ लेते हैं। अगर मैंने ग्रीन कैंडल बनाई है, मैं एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर इस ग्रीन कैंडल की हम बात करते हैं, इस वाली ग्रीन कैंडल की, तो जरा इसको समझ लेते हैं। किसी भी ग्रीन कैंडल के अंदर आपको यहाँ पर 4 पार्ट दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये आपका मार्केट में ओपन है, मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे का ओपन हुआ है, इस पर्टिकुलर डे का यहाँ पर ओपन हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए मार्केट यहाँ तक नीचे गया, ये नीचे वाली जो विक दिख रही है आपको, यहाँ पर इसने अपना लो बनाया, मतलब यहाँ तक मार्केट नीचे गया है। राइट। और यहाँ से ऊपर चला मार्केट और कहाँ तक गया? इस पॉइंट तक, ये है आपका हाई, और वापस आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। कैसे बात करेंगे इसको? अगर हम बोलेंगे तो मार्केट का ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है और ये हाई है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक नीचे आया, यहां से वापस चला गया और यहां पर हाई बनाया और वापस आके क्लोज हो गया। इसको आप और कैसे बोल सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ पर गिरा होगा, जैसे रेड कैंडल बन रही है ऐसे ही मार्केट यहाँ तक रेड होके आया होगा, फिर वापस गया होगा। ये वापस कौन लेके गए होंगे इसको? बायर। मतलब ऊपर कौन लेके जाएंगे? बायर। तो इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे। मतलब क्या हुआ? ये जो आपको नीचे की ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं विक, और ये किसकी विक होती है? ये होती है बायर की विक। राइट। ये जो ऊपर विक दिख रही है, आप देखो मार्केट यहाँ तक गया था, वापस आया है, इसका मतलब ऊपर से किसने प्रेशर डाला? सेलर ने। तो ये वाली विक किसकी हुई? सेलर की। ये वाली विक बायर की, ये वाली विक सेलर की, किसी भी कैंडल के ऊपर। अगर रेड कैंडल में बोलूंगा तो ये ऊपर की विक सेलर की है, नीचे की विक बायर की है। सेम आपका ग्रीन कैंडल में ऊपर की विक सेलर की है, नीचे की विक बायर की है। राइट। तो अगर मेरे को किसी भी कैंडल में प्रेशर निकालना है तो मैं इससे प्रेशर भी निकाल सकता हूं। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आप चेक कीजिए, अगर इस कैंडल में मेरे को प्रेशर निकालना है कि कैंडल का प्रेशर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? नीचे की विक किसकी है? बायर की। डन है।
ऊपर की वीक किसकी है? सेलर की। अब बीच की बॉडी बची हुई किसकी है? अगर ये ग्रीन है तो बायर की है, रेड है तो सेलर की है। तो ये भी बॉडी किसकी होगी? बायर की होगी। तो टोटल बाइंग प्रेशर कितना हो गया? यहां से देखेंगे तो यहां तक आपका बाइंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर ये छोटा सा है। तो इसमें प्रेशर किसका है? बाइंग का है। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं यहाँ पर इस कैंडल की बात करता हूँ, ये वाली, तो इसके अंदर प्रेशर किसका है ये भी देखते हैं। नीचे से जो प्रेशर दिखाई दे रहा है ये किसका प्रेशर? बायर का। ऊपर का प्रेशर किसका? सेलर का। बॉडी किसकी? बायर की। तो ये भी आपका बाइंग का प्रेशर हो गया। तो टोटल बाइंग का प्रेशर कितना हो गया यहां तक। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अगर आप देखते हो कैंडल के लिए, तो कैंडल में यहां पर चेक कीजिए, इस वाली कैंडल में भले ही दो जी है लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। ये ऊपर का प्रेशर किसका? सेलर का। बायर का प्रेशर कितना है? ये छोटा सा बायर का प्रेशर। ये रेड कैंडल है, रेड बॉडी है, तो इसको ये भी सेलिंग प्रेशर। तो टोटल सेलिंग प्रेशर इतना हो गया। आप ऐसे किसी भी कैंडल का बाइंग या सेलिंग प्रेशर निकाल सकते हो। लेकिन अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है इस वाली कैंडल के अंदर, कि देखो नीचे विक नहीं है। इसका दो मतलब हुए। इसका पहला मतलब ये हुआ कि मार्केट यहां पर ओपन तो हुआ है लेकिन यहां से नीचे नहीं चला। दैट मीन्स ओपन होने के साथ ही ऊपर आ गया। इसका मतलब बायर ज्यादा थे। और मार्केट कहां तक गया? मार्केट यहां तक गया। इसमें हाई बनाया और मार्केट यहां पर क्लोज कर गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका ओपन और लो दोनों बराबर है। मतलब ओपन और लो यही है। जबकि अगर मैं इस कैंडल में या इस कैंडल में बात करता हूं, देखो इसका ओपन और लो अलग अलग है लेकिन इसका ओपन और लो बराबर है। अगर मैं इसका ओपन और लो देखता हूं ये भी अलग अलग है। अगर मैं किसी भी इस कैंडल का ओपन और लो देखता हूं अलग है। इस कैंडल का ओपन और लो बराबर है। तो हमारे पास तीन तरह की कैंडल हुआ। रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। तीन तरह की कैंडल हुई। पहली कैंडल जो ग्रीन है, इसमें स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और पूरे दिन कहां से कहां तक बढ़ा है? ओपन से लेके क्लोज तक प्राइस बढ़ा है। उसके बाद मार्केट यहां पर अगर नीचे आया तो ये लो भी बनाया, मार्केट ने हाई भी बनाया है। यहां पर भी देखिए ये हाई है, ये लो है, लेकिन इसमें बॉडी कौन सी है? रेड। इसका मतलब इतना गिरा है मार्केट, ऐसे बोल सकते हैं। रेड कैंडल में और बड़ी रेड कैंडल ले लेता हूं आपके लिए। आप इसमें कैसे बोल सकते हैं? देखो मार्केट यहां पर ओपन हुआ, जबकि ग्रीन में कहां पर ओपन हुआ? नीचे, और ऊपर क्लोज हुआ। रेड कैंडल के अंदर ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। हाई यहां पर ये देखिए लो है, इसका भी लो यही है, इसका ये हाई है, इसका भी ये हाई है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों में फर्क क्या होगा कि ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, और रेड कैंडल के अंदर ओपन ऊपर है और नीचे क्लोज है। ये आप कैंडल के साथ में बात कर सकते हैं। अब और इसमें जाएंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कोई भी कैंडल जो भी उसकी लेंथ होती है, कोई भी कैंडल अगर उसकी लेंथ की बात करेंगे तो देखिए ये लेंथ है। ये सपोज कैंडल की लेंथ है, कंप्लीट लेंथ। हमें पता है जब तक कैंडल बन नहीं जाती तब तक मार्केट के अंदर हम कैंडल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसी बनेगी। लेकिन एक बार कैंडल बन गई तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कैंडल किस तरह की बनी है, उसका नाम दे सकते हैं हम। तो सपोज किसी भी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, नीचे से बायर का प्रेशर है, ऊपर से सेलर का प्रेशर है। अब यहाँ पर केस क्या हुआ कि मार्केट पूरी ऊपर तक गई है, एक बारूबोजो टाइप कैंडल बनाई है, मतलब बड़ी कैंडल बनाई है, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन बनने से पहले ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर। तो अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो वो क्या करता है? अगर मैं इस कैंडल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन पार्ट में डिवाइड कर दूं, और आपका मार्केट ने पूरी कैंडल बना रखी है, ऊपर तक की कैंडल बना रखी है, पांचों के पांचों पार्ट फिल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मारूबोजू कैंडल। और कौन सी मारूबोजू? बुलिश मारूबोजू। तो इसका नाम देंगे बुलिश मारूबोजू। तो बुलिश मारूबोजू अगर बनी है, अभी बनी नहीं है कंप्लीट, लेकिन वो ऊपर तक गई है। लेकिन अगर ये पूरी फुल होके क्लोज हो जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कैंडल्स दिखा भी सकता हूँ, पूरी फुल होके क्लोज हो जाती है या केवल फिफ्थ पार्ट बच जाता है, तो उस केस में भी आप उसको मारूबोजू का ही नाम दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कैसी है? एक परफेक्ट मारूबोजू नहीं है। एक परफेक्ट मारूबोजू कैसे बनेगी? जहां पर आपका पूरी कैंडल ऐसे आ जाएगी, ना तो ऊपर वीक है ना नीचे वीक है। देखो ये वीक भी नहीं मिलेगी आपको। इसको बोलेंगे परफेक्ट बुलिश मारूबोजू। मारूबोजू ये भी है,
लेकिन ये क्यों है? क्योंकि अगर फिफ्थ पार्ट में मार्केट एक विक बना देता है जैसे ये बनी हुई है, तो भी हम उसे मारूबोजू में काउंट करते हैं। तो ये भी एक मारूबोजू है आपका। अगर ऐसी मारूबोजू बनती है, ये भी मारूबोजू में काउंट होगी। लेकिन दोनों में से अच्छी मारूबोजू कौन सी है? ये रही है। ये मारूबोजू को हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा केस दूसरा है, हम ये नहीं कर रहे थे, हमारा केस दूसरा चल रहा है। तो अगर मैंने एक कैंडल के फिफ्थ 5 पार्ट किए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। अब पता लगा आपका मारूबोजू तो बन रही थी, लेकिन उसी बीच में ऊपर से सेलर ने प्रेशर डाला। तो अगर सेलर प्रेशर डालेंगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट खाली होगा? जो लास्ट बना होता है। लास्ट कौन सा पार्ट बना है? फिफ्थ। तो अगर फिफ्थ पार्ट खाली होगा तो यहाँ पर वीक आ जाएगी, जैसे ये आई है। इसका मतलब कैंडल ऊपर तक गई होगी, वापस आई है। तो अगर फोर्थ पार्ट भी खाली हो गया, थर्ड भी, सेकंड भी खाली हो जाता है और फर्स्ट पार्ट रह जाता है, तो कुछ कैंडल आपको ऐसी दिखाई देगी जिसको आप नाम देते हो इन्वर्टेड हैमर। इसी केस में अगर मैं कोई रेड कैंडल यहाँ पर बना देता हूँ, एक रेड कैंडल बना देता हूँ, रेड कैंडल की पार्ट में ऊपर से शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और नीचे से बायर का प्रेशर आ जाता है, तो बायर का प्रेशर देखिए खाली होगा और फर्स्ट पार्ट अगर बच जाएगा तो आपके पास कैंडल कुछ ऐसी बनी होगी जिसको हम हैमर का नाम देते हैं और इन्वर्टेड हैमर का नाम देते हैं। ये आप दोनों नाम इसको दे सकते हो। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि भाई ये जो हैमर होता है, हैमर के अंदर प्रेशर कौन सा है। अगर हमें पता है ऊपर की विक सेलर की है, नीचे की विक बायर की है, तो अगर इन्वर्टेड हैमर में बात करता हूं तो देखो ऊपर की विक आपकी बड़ी है और ये सेलर की है, तो प्रेशर किसका होगा? सेलर का। यहाँ पर नीचे की विक बड़ी है तो प्रेशर किसका होगा? बायर का। तो हैमर के अंदर आपका प्रेशर बायर का होता है और इन्वर्टेड हैमर के अंदर आपका जो प्रेशर होता है वो सेलर का होता है। तो अब हमारा केस समझने का है कि भाई हम ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर को यूज कहां पर करें? क्या सब जगह इन्वर्टेड हैमर यूज होगा? नो। आपका मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस आता है ऊपर चलते हुए, वहां पर अगर आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए तो यहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे आते हुए यहाँ पर आपको अगेन एक हैमर मिल जाता है, तो इन्वर्टेड ये मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होंगे। मगर अगर इनका अपोजिट मिल जाएगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मिलना तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पर हैमर मिल गया, ये क्या आपको शो करता है? ये शो करता है बायर का प्रेशर अगेन, दैट मीन्स मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। अगर सेम केस यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, इसका मतलब क्या होगा? मार्केट में सेलिंग प्रेशर दोबारा बन रहा है, फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहाँ पर मिलने चाहिए, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके साथ में जो तीसरी कैंडल बनती है वो आधी अधूरी कैंडल, जैसे ये बनी है, ये बनी है, इधर ये सारी आधी अधूरी कैंडल है और इनको हम नाम देते हैं दोजी। दोजी को भी समझने का एक बड़ा इजी सा मेथड है। देखिए, नॉर्मली एक अच्छी दोजी, एक बिल्कुल न्यूट्रल दोजी कौन सी होती है? जहां पर आपका लाइन बीच में होती है। हो सकता है बॉडी लिए हुए हो सकता है कुछ बॉडी भी ऐसे लिए हुए हो, बॉडी के साथ भी हो सकती है या फिर आपके पास केवल विक के साथ भी हो सकती है। तो आप ये वाली एक दोजी की बात करेंगे, ये वाली दोजी, दोनों का वर्किंग सेम ही होती है। तो इनको क्या नाम देते हैं? हम दोजी बोलते हैं या न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं या फिर इनडिसीजन कैंडल भी नाम देते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम इसको दे देते हो, लेकिन जो पॉपुलर नेम है वो कौन सा है आपके पास? दोजी। एक पॉपुलर नेम आपका कौन सा है? दोजी है, जो हम दोजी की बात करते हैं। तो जरा दोजी को एक बार और समझ लेते हैं, ये कैंडल्स कैसी होती है। देखो, एक परफेक्ट दोजी तो आपके पास यहाँ पर ऐसी हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये है सेलर प्रेशर, ये है बायर प्रेशर। आपको दिख रहा है बायर और सेलर प्रेशर इक्वल है, इसीलिए इसको न्यूट्रल कैंडल या दोजी कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब ना तो मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ऊपर जा रहा है तो सेलर का प्रेशर लग रहा है और नीचे जा रहा है तो बायर का प्रेशर लग रहा है, तो मार्केट नहीं जा पा रहा कहीं पर भी। ये है एक न्यूट्रल कैंडल या न्यूट्रल दोजी या सिंपली एक दोजी। लेकिन इसको थोड़े और तरीके से समझते हैं। जब तक ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेंटर में है तो ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर जरा सा ऊपर आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं ये बायर का प्रेशर नीचे से बढ़ गया और सेलर का प्रेशर कम हो गया। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर आ जाऊं तो देखिए बायर का प्रेशर काफी बढ़ गया और सेलर का प्रेशर बहुत कम रह गया। और अगर इसी जगह पर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूं
तो बायर का प्रेशर मैक्सिमम है, सेलर का प्रेशर नहीं है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। इसको आप क्या नाम देते हो? दूसरा नाम देते हो पिन बार। आप पिन बार के नाम इसको दे सकते हो, या फिर आप इसे बुलिश पिन बार भी बोल देते हो, या पिन बार का भी हम नाम देते हैं। अगर इसी जगह पर मैं एक सेलिंग की कैंडल देखता हूं, ये नॉर्मल दोजी है, अगर मैं इसको नीचे कर देता हूं तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया, बाइंग प्रेशर कम हो गया। अगर मैं यहां पर इसे लाता हूं तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और नीचे आपका बाइंग प्रेशर कम है। अगर मैं यहाँ पर इसको इधर कर देता हूं तो मेरा सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पर नहीं है बाइंग प्रेशर। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इस जगह पर आपका जो सेलिंग है वो ज्यादा हो सकती है। इसको भी हम पिन बार का नाम देते हैं और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? बियरिश पिन बार। तो ये आपका बुलिश पिन बार हो गई और ये बियरिश पिन बार होगी। अब हमारा केस ये आया कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और किसी रेजिस्टेंस के पास में जाता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आए आपके पास। पहला ऑप्शन है एक इन्वर्टेड हैमर का और दूसरा ऑप्शन पिन बार का। पहला ऑप्शन आपके पास है इन्वर्टेड हैमर का, दूसरा ऑप्शन है पिन बार का। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा वाला ज्यादा बियरिश है? आपका पिन बार ज्यादा बियरिश है या फिर आपका इन्वर्टेड हैमर ज्यादा बियरिश है? सेम केस, मार्केट आया नीचे और किसी सपोर्ट पर आ गया। सपोर्ट पर आने पर भी मेरे पास यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। पहला केस, मेरे पास यहाँ पर एक हैमर बन सकता है या फिर मेरे पास एक पिन बार बन सकता है, बुलिश पिन बार, जिसको आप ड्रैगन फ्लाई का नाम भी देते हो। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बन सकता है या फिर ग्रेव स्टोन दोजी ऊपर बन सकती है। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको ट्रेड करना है तो किस पर ट्रेड करोगे? क्या मैं एक बुलिश पिन बार पर ट्रेड करूंगा या फिर मैं एक हैमर पर ट्रेड करूंगा? दोनों में से कौन सा अच्छा है? और इसके साथ में आपके पास कोई मारूबोजू टाइप कैंडल भी हो सकती है, वो भी अभी अभी हमने की है। तो अगर यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल बनती है, वो ज्यादा अच्छी है या फिर पिन बार अच्छा है या फिर आपका हैमर अच्छा है? सेम केस, अगर मैं ऊपर चेक करता हूं तो मेरा इन्वर्टेड हैमर अच्छा है या बियरिश पिन बार अच्छा है या फिर आपके पास एक बियरिश मारूबोजू अच्छी है। ये आपको समझना है और ये आपको देखना है कि कौन सी कैंडल किस जगह पर कैसे काम करेगी, इनके अंदर बाइंग सेलर का क्या प्रेशर आएगा। तो जब कभी भी आप काम करेंगे तो इन कैंडल्स को समझिए और इन कैंडल्स के साथ में काम करना है। ये आपके पास एक वीडियो में बना रहा हूँ, जो लोग नए लोग हैं जो कैंडल्स को समझना चाहते हैं, ये वीडियो आती रहेंगी, तो आप इसको फॉलो करके रखें, पेज को फॉलो करके रखें, तो आप सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे ये वीडियोस आपको मिलती भी रहेंगी। तो ये जो आपके पास कुछ वीडियोस आएंगी, पूरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं जो बेसिक मतलब लोग आने वाले हैं इस मार्केट में या आना चाहते हैं और बेसिक सीखना चाहते हैं, तो वो बेसिक के लिए वीडियोस आती रहेंगी। तो बीच बीच में आपके पास, मैंने बोला, मेडिटेशन की भी वीडियो आएंगी, बीच बीच में प्रोफेशनल वीडियो भी आएंगी जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर होंगी। वो भी वीडियो आएंगी जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर होंगी। तो अपनी वीडियो आप देखते रहिए अपने हिसाब से और अपनी वीडियोस को देख चेक करते रहिए, उसको एनालिसिस करते रहिए, सीखते रहिए उससे। तो ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिक पर्पज से है। कुछ दिन बाद दूसरी इसी के साथ की अगली वीडियो आ जाएगी जो कि आपको कैंडल्स के साथ ही एन वेव बताएगी या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखाएगी इसके साथ में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू।